कि मान लीजिए कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो एएसओ के लिए भी एलिजिबल होगा, उसका मार्क्स है अच्छा है, एएसओ भी बन सकता है या फिर कोई भी अदर पोस्ट, और डबल ओ भी उसको पोस्ट मिल सकता है। वो कन्फ्यूज़न में है कि मुझे कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो आपको क्या सजेशन होगा उसके लिए कि कौन। लेकिन अगर आप ये सोच के आएंगे 3 महीना 6 महीना इवन 1 साल, तो आप डिमोटिवेट होंगे, आप परेशान होंगे। तो मान के आइए कि एक लंबी जर्नी है, लेकिन जो रिज़ल्ट होगा वो आपका बहुत बढ़िया होगा। आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होंगे। डबल ओ जॉब को छोड़ने का जो रीज़न, मतलब देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ तेज प्रताप सर हैं जो कि एक्स डबल ओ हैं, और आज हम इनसे बातें करेंगे, डबल ओ के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं डबल ओ में, वर्क प्रोफाइल कैसा है, एएसओ के बारे में भी जानेंगे। मैं खुद एएसओ हूँ, आप जानते ही होंगे। और तो थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे डबल ओ और एएसओ में कौन सा पोस्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पे। मैंने सर से काफ़ी मोटिवेशन लिया है जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो इनके चैनल को मैं देखता था। अभी इनका एग्जाम जो चैनल का नाम है फुल स्कोर है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे आपको डबल ओ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और काफ़ी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो सर बताइए कि आप डबल ओ के लिए कब एग्ज़ाम आपने दिया था? 2016 बैच था मेरा डबल ओ का। तो 2016 बैच के थ्रू मुझे डबल ओ मिला था। उसके पहले मैं ऑडिटर पोस्टेड था हैदराबाद में, और डबल ओ में ऑल्दो सीट अच्छी थी, रैंक भी ठीक थी, बढ़िया थी, 55 थी मेरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे नॉर्थ इंडिया में वैकेंसी नहीं थी। अच्छा, इवन सेंट्रल इंडिया का भी यही हाल था। तो मुझे फिर छत्तीसगढ़ कैडर मिला था कितने डबल साल ओ आपने में। जॉब किया था सर? 2 साल से थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, टोटल लगभग 5 साल डबल ओ और ऑडिटर मिला के, टोटल जो वर्किंग थी वो 5 साल की सरकारी महकमे में रही थी। सर आपका फिर एक पर्सनल क्वेश्चन है कि सर आप इस एग्ज़ाम अपने डबल ओ को जॉब को छोड़ा क्यों, ये थोड़ा बताइए। डबल ओ जॉब को छोड़ने का जो रीज़न, मतलब देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली कुछ लोगों का ये है मिसकॉन्सेप्शन कि डबल ओ की जॉब जो है बड़ी टफ है, फील्ड पोस्टिंग रहती है, शायद इस वजह से लोग जॉब छोड़ देते हैं कुछ भी। बट डबल ओ की जॉब इतनी टफ नहीं है, और जॉब सारी, मतलब चाहे वो टॉप कोई भी जॉब हो, कुछ लोग रिज़ाइन करते ही हैं उसको, चाहे वो आईएएस उनको मिला हो यूपीएससी के थ्रू, तो उनके अपने कारण हो सकते हैं, चाहे आईपीएस मिला हो, ठीक है। डबल ओ छोड़ने का बहुत ही व्यक्तिगत कारण था, कुछ ऐसा कारण नहीं था जो कि मैं कहूँ कि वहाँ पे मतलब जॉब रिलेटेड कोई इशू रहा हो। मतलब मैं अगर जॉब को देखूँ तो जॉब काफ़ी बढ़िया जॉब थी। बस हाँ, कभी कभी आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है जब आप शुरू में फील्ड पे जाते हैं, तो थोड़ा सा खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ मतलब वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट मैं कहूँगा। रीज़न, अगर आपको होम स्टेट मिल जाए तो मुझे लगता है कि, मतलब मुझे अभी मिल जाए तो शायद मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ होम स्टेट। तो ये है। अच्छा, तो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, और सब लोग, और सबसे अच्छा पोस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड पे का जो सीजीएल में पोस्ट है यही है, गैजेटेड पोस्ट सिर्फ यही है, ठीक है, डबल ओ। तो डबल ओ अच्छा है। और सर ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं, तो उनको डबल ओ के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या क्या ज़रूरत है? डबल ओ के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको पता ही है कि अलग से कट ऑफ आती है, ठीक। जब आप प्री का एग्ज़ाम देंगे तो प्री का रिज़ल्ट आता है, जिसमें जो बच्चे पास करते हैं पूरे इंडिया में, तो उसमें जैसे मान लीजिए 130 है कट ऑफ प्री की, तो हो सकता है 160 हो या 155 हो या इवन 170 हो कट ऑफ डबल ओ की, ठीक है। तो मतलब अगर आपके नंबर इससे ऊपर हैं तो आप फिर डबल ओ का जो एक एडिशनल पेपर होता है मेंस में, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का 200 नंबर का, वो आप देने के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब बाकी लोग जब 2 पेपर दे रहे होंगे, मैथ्स और इंग्लिश का, तो आप एक और पेपर, आप मैथ्स इंग्लिश, इसके अलावा एक पेपर 4 आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस का दे रहे होंगे। तो उसके आधार पे आपको फिर आपकी पूरा चेक किया जाएगा पेपर, और आपको पोस्ट मिलेगी। तो ये रहता है पूरा। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए ऐसा नहीं कि आपकी कॉमर्स में डिग्री होना या एमबीए होना या किसी भी तरीके से फाइनेंस की कोई डिग्री हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल बीए आप हों चलेगा, बीकॉम हो, आपने बीटेक की हो, बीएससी की हो, चलेगा। मेरे साथ लगभग 10 लड़के, जो हमारा बैच था टोटल, ठीक, रायपुर में, तो लगभग 10 जो कैंडिडेट डबल ओ थे वो तो एनआईटी से थे। तो एनआईटी से भी काफ़ी बच्चे रहते हैं, ठीक है। मतलब इंजीनियर्स आपको खूब मिलेंगे, मोस्टली वही मिलेंगे। एक लड़का था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था,
ठीक है। एक और मतलब 2 से 3 बच्चे थे जो कॉमर्स के थे, बाकी सभी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। तो आपको भर भर के बच्चे मिलते हैं जो आपके साथी होंगे वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ना, तो उसमें आता है कि डबल ओ के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। तो आपको वो करना चाहिए, ये होता है ना सर, फॉर्म फॉर हाँ, अभी हटा दिया है उसको। अच्छा, अभी हटा दिया है। अच्छा ठीक है, अभी आपको सिर्फ आपको कट ऑफ निकलेगा अगर आप डबल ओ का कट ऑफ कर लेते हैं क्लियर प्री के टाइम पे, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप उसका पेपर दोगे और आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। सर बहुत सारे ये भी होता है दिक्कत कि बहुत सारे जो बच्चे जो कि फाइनेंस नहीं पढ़े होते हैं, स्टैटिक्स नहीं पढ़े होते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं इसका पेपर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या कितना टफ होता है ये कोई कर सकता है क्या, मतलब नॉर्मल जो बैकग्राउंड का होता है, साइंस बैकग्राउंड का। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जो आपको डेफिनेटली देना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि इससे मेरी मैथ्स और इंग्लिश शायद थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन अगर आपकी मैथ्स और इंग्लिश जो आपने साल भर पढ़ी है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप नहीं होता नंबर बढ़ाने का। आप 1.5 महीने में ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों में 20-20 नंबर या 25-25 नंबर बढ़ा लो, मतलब 40 नंबर या 50 नंबर का आपको एडवांटेज मिल जाए मैथ्स इंग्लिश में। ये पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश में तो आपको पता होता है कि आप सेचुरेशन पे ही खड़े होते हो, ठीक है। मैथ्स में भी आप कितना कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आपने डेली 2-2 घंटे निकाल के, मतलब आप दिन भर अपनी मैथ्स इंग्लिश करो, बस 2 घंटे निकाल के इस अकाउंट्स एंड फाइनेंस पेपर को अगर आप 1.5 महीने भी पढ़ दोगे तो एटलीस्ट जितने इजी क्वेश्चंस होंगे जिसका बाकी बच्चों ने नाम भी कभी नहीं सुना है, जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री गोल्डन ने कभी नहीं पढ़ी और मैं पूछ दूं कि भाई ये जो एक्सिस नेशंस थे वो क्या थे, या जो जर्मनी था वो 2 पार्ट में उस समय विश्व युद्ध में नेशंस बटे हुए थे, तो जर्मनी किसका पार्ट था, अभी ये कहेंगे नहीं पता, क्यों नहीं पढ़े, लेकिन पढ़े होते फटाक से बताते, बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। मैं पूछूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, दोनों के आप विनिंग नेशंस के नाम बता दो, शायद ये ना बता पाए अगर इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं हो, कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा हिस्ट्री में। खैर ये सब बड़ी छोटी चीज़ें पता होती, तो वैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें हर जगह मिलती हैं। मैथ्स का आप पेपर देख लीजिए, आप 100-120 बहुत ही मॉडरेट मीडियोकर प्रिपरेशन में आप स्कोर कर देते हैं। तो AA में भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पे जो मतलब 40-50 नंबर 60 नंबर का एज एक नॉर्मल सी प्रिपरेशन में बना पाएंगे बाकी बच्चों में अकाउंट्स एंड फाइनेंस के पेपर में, और शायद आपको कोई पोस्ट ना मिल पाती लेकिन शायद AA आपको मिल जाए, क्योंकि आपके ऑलरेडी प्री में नंबर बहुत ज़्यादा हैं, आप टॉप स्कोरर्स हैं इंडिया में। तो इसलिए आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए इस पेपर की, इसके लिए 2-2.5 घंटे निकालना चाहिए, इससे ज़्यादा आप डेफिनेटली मत निकालें, ठीक। तो ये है मेरा सजेशन इस पर। ठीक है सर, वो तो ठीक है कि 2-2.5 घंटे निकाल लें, बट बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि पढ़े क्या है, NCERT की 12th की बुक पढ़ लें या फिर कौन सा सोर्स अपनाएं, कहाँ से पढ़ें, और इसका कुछ बैचेस है क्या है, ये सब इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे, लोग पढ़े कहाँ से AA के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं एडवर्टीजमेंट तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसकी बात थोड़ा सा करने से बचता हूँ। वैसे मैं 2016 बैच में AA में सेलेक्ट हुआ, 2017, 2018 और अभी उसके बाद अभी तक तो हर साल मैं AA के बैचेस रन करता हूँ। पहले बैच से ऑल इंडिया रैंक 50 रही, 49 मेरे बैच से, ठीक है। पिछली बार अभी ऑल इंडिया रैंक 6th रही बैच से, ठीक है। तो अच्छे बच्चे सेलेक्ट होते हैं ठीक ठाक और बढ़िया रिजल्ट रहता है उनका, बहुत मतलब पिछली बार हमने अराउंड 50 रिजल्ट दिए हैं AA में। खैर, लेकिन मैं अभी ये बताऊंगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, खुद से कर रहे हैं तो कहाँ से कर सकते हैं। NCERT को आपको हाथ नहीं लगाना है, वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आप उठा सकते हैं तमिलनाडु बोर्ड की बुक अकाउंटेंसी की, ठीक, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, उससे आप पढ़ सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है, ये पॉलिटी या हिस्ट्री की तरह नहीं है कि आपने पढ़ना शुरू किया समझ में आएगा। इसको समझे थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का, तो वो कितना भी इजी चैप्टर हो, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड डेवलप करने में आपको टाइम लगेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी आपको। तो उस किताब को आप पढ़ते हैं, आपकी अकाउंटेंसी वो मोर और लेस एक बहुत अच्छी आपको बैकग्राउंड दे देगा। दूसरा, अभी ये बात हो गई अकाउंट्स की, इसके बाद बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के लिए आप चाहें तो आप NCERT उठा सकते हैं, मतलब या कोई भी किताब जो आपको इजी लग रही हो। माइक्रो में गिने चुने चैप्टर्स हैं, ठीक है, सप्लाई डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, यूटिलिटी, ये सारे, तो इन्हीं को आपको करना है, ढंग से इनको कर डालिए आप, आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर, मतलब माइक्रो से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आप कर लेंगे। मैक्रो का एरिया है बहुत वाइड,
मैं बात करूँ शुरू होगा नेशनल इनकम से, फिर आप डेफिसिट, बजटरी एंड ऑल, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, तो बहुत लंबा एरिया है। उस पर आप एक वो एरिया पढ़ लें जहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसमें आप बहुत ज़्यादा घुसेंगे तो आपको रमेश सिंह तक की बुक ख़त्म करनी पड़ेगी जो यूपीएससी के लिए लिखी जाती है, ठीक है। तो बेटर है कि उसमें आप उतना ही पढ़ें जितना मिनिमम, मतलब आपको डबल ए मेरा ये रहता हमेशा कि मिनिमम एफर्ट में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। इसके अलावा आप 2 पार्ट और बचते हैं। एक है CAG प्रोविजंस जो आपका कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरा फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो इसके नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रिसोर्स को। CAG के जो सेक्शंस दिए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या डिटेल्स हैं, डिटेलिंग है, वो आपको रट लेना है। इसके अलावा DPC एक्ट है CAG का, ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट, वो आपको ढंग से याद होनी चाहिए, ठीक। फाइनेंस कमीशन बड़ा ही ईजी टॉपिक है, कितने मेंबर हैं, कौन उसका चीफ है, क्या करती है फाइनेंस कमीशन, स्टेट और सेंटर से क्या उसका बजट में कैसे वो क्या करती है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी। बड़ा इजी टॉपिक है, ये जो एरिया रहता है बड़ा अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे अकाउंटेंसी इजी लगती है, मुझे लगता है कि 80 यहाँ से 40 ये 120 और माइक्रो में ठीक ठाक। बट हो सकता है अगर आप कर रहे हैं तो आपको लगे कि यार अकाउंटेंसी टफ है, तो आप माइक्रो कर लो और ये थोड़ा सा अकाउंटेंसी भी कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है सर ने तो बता दिया आपको सोर्सेज कहाँ से पढ़ने हैं। प्लस साथ में सर ये है कि प्रीवियस ईयर कितना काम आएगा। अगर प्रीवियस ईयर जो SSC के क्वेश्चन आए हैं तो वो आप तो देख रहे होंगे, 3-4 साल से पढ़ा भी रहे होंगे, तो आपको क्या रिपीटेशन आपको दिखता है प्रीवियस ईयर्स में, कुछ कनेक्शन दिखता है पिछले वाले प्रीवियस ईयर से? अब प्रीवियस ईयर डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्शन होता है कि पेपर आया कैसा था, कैसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो तो एक, मतलब वो जैसे हम नहीं कहते हैं कि रिलीजन है तो गीता, कुरान, बाइबल आप फॉलो करते हैं, उसी बिहाफ पे आप कुछ और करके युद्ध कर डालें 2 देश, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन फॉलो जो की जाती है वो चीज़ वही रहती है ना। उसी तरह जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर वो आपका आईना है, दिखाता है कि यार किस तरह क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पे। अच्छी कमांड, मतलब यहाँ पे मैथ्स की तरह नहीं है कि इसको रटना है, उसके बैकग्राउंड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत ढंग से आने चाहिए। अभी पिछले साल का पेपर की मैं बात करूँ तो पिछले साल का पेपर जो अकाउंटेंसी का रहा वो काफ़ी टफ रहा। अकाउंटेंसी यहाँ पे थ्योरेटिकल आती है, न्यूमेरिकल्स कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर, क्योंकि थ्योरी में आपको घुमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टफ रही, तो उसको जब आप देखेंगे तो आपकी तैयारी को वो एक नेक्स्ट लेवल देगा कि यार हमें, हाँ, कि कैसे तैयारी करनी है, किस तरह क्वेश्चन पूछे गए। तो प्रीवियस ईयर पेपर रटना नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बहुत अच्छी आपको पकड़ बनानी है, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों का मन में रहता है, जैसे कि आपने डबल का 2 साल जॉब किया है, तो आप उसका ब्रीफ में थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल के बारे में बता दें कि आपको क्या क्या काम करना पड़ता था स्टार्टिंग में, अपने स्टार्टिंग से क्या क्या काम किया था, क्या क्या चीज़ें काम करना पड़ता था। अब गोल्डन यहाँ पे ऐसे ही है कि जैसे आप देखते हैं अपने यहाँ डिपार्टमेंट में कि बड़ा डिफाइंड वर्क नहीं होता। अगर आपकी पोस्टिंग बिल्स में हो गई तो आप सैलरी बनाते रहेंगे 2 साल तक, है ना। आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में हो गया तो आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह देखते रहेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि आपको सेक्शन कैसा मिलता है, लेकिन फिर भी हर डिपार्टमेंट का एक कोर काम होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो डिपार्टमेंट बनाया क्यों गया है, ठीक है। तो उसकी बात करूँ मैं तो जो AAO का डिपार्टमेंट है ये ऑडिट करने का इसका काम है, मतलब ये जाँच पड़ताल करता है। सरकारी पैसे जो सरकार के थ्रू, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, जो पैसे आए हैं डिपार्टमेंट्स के पास, अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी हैं स्टेट में, अब किसका ऑडिट आप करते हैं, आप सेंट्रल एज वेल एज स्टेट का। जैसे मैं बात करूं हॉस्पिटल्स में तो एम्स का ऑडिट आप करेंगे, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, उसका ऑडिट आप करेंगे, ठीक है। LNJP हो गया, लोकनायक जयप्रकाश, उसका ऑडिट भी आप करेंगे, ठीक है। तो NITs जितनी हैं उसका ऑडिट आप करेंगे, IIT का ऑडिट, KV का ऑडिट, नवोदय का ऑडिट, इवन प्राइमरी स्कूल का ऑडिट जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, सबका ऑडिट, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, CBI, ठीक, ED, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ भी पैसा आ रहा है उसका ऑडिट आपको करना है, ठीक। मतलब वहाँ पे निरीक्षण करना है। जैसे आपको पता हो जो एक बड़ा फेमस केस रहा लालू प्रसाद यादव जी, जिसमें जो चारा घोटाला वाला मैटर था वो CAG ने ही उसको उजागर किया था, ठीक है। तो एक बड़े ही आप इम्पॉर्टेंट बॉडी होते हैं, ठीक। और तो आपका काम होता है वही जांच पड़ताल करना, सिर्फ अकाउंट्स नहीं, पैसे वाकई में, जैसे कहीं मान लीजिए टेंडर इतने रुपए से ऊपर सरकार के नियम है कि टेंडर निकालना है आपको, तो क्या टेंडर वाकई में निकाला गया,
ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपने बांट दिया। जो आपने सुना था, जो कोयला घोटाला की बात हो रही थी, 2G स्कैम, जो जिसमें मनमोहन सिंह साहब जब सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, तो काफ़ी उसमें कीचड़ उछला था, ठीक है, गवर्नमेंट पे। तो रीज़न ये था कि उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब लॉज फॉलो हुए कि नहीं, इसके बाद वो पैसे वाला, इसके बाद जो चीज़ें खरीदी गई हैं क्या उससे सस्ते में भी काम, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। जैसे आप एक हॉस्पिटल में घुसते हैं, देखते हैं इमरजेंसी जो है वहाँ पे लाइट जो है वो यार काम ही नहीं कर रही, ठीक है, तो इवन दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ऑडिट। तो बड़ा ही वाइड एरिया है, ठीक है। तो मतलब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप काम कर रहे होते हैं, ठीक। तो इसलिए आपकी पूरे स्टेट में जहाँ भी आप पोस्टेड हैं बहुत ज़्यादा पावर भी आप कमांड करते हैं, ठीक है। तो आपको ऑडिट करना होता है तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा दूसरे स्टेट में, और काफ़ी टाइम मंथ में सर ऑन एन एवरेज कितना दिन आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा बस? मैं बात करूं अगर आपको किसी को मिल जाए ऑडिट में, अदर स्टेट के ट्रैवलिंग के गुंजाइश बहुत कम है, वो कॉमर्शियल में आपको मिलेगी, कुछ और विंग से वहाँ मिल सकती है। सिविल में जैसे मैं बात करूं जो एक बहुत बड़ा विंग है, जनरली इसमें आपकी ढेर सारी सीटें आती हैं। तो जैसे अगर आपकी पोस्टिंग बिहार हो जाए तो आप थ्रू आउट बिहार, आप कह लें कि चंपारण हो गया और जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे, पटना हो गया, बेगूसराय है, ठीक है, तो आप कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट का ऑडिट आपको मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो डिपार्टमेंट कितना बड़ा है। जैसे अगर आपको मान लीजिए एम्स पटना का ऑडिट मिलता है, तो ऑब्वियसली एम्स इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे आपका ऑडिट लंबा चलेगा। लेकिन अगर आपको एक प्राइमरी स्कूल का ऑडिट मिलता है, ठीक है, प्राइमरी विद्यालय है, तो अब देखिए प्राइमरी विद्यालय में होता क्या है, सरकार सैलरी भेजती है, वही बंटता है। कभी कुछ डेवलपमेंट के लिए भेज दिया कि भाई साफ़ करा दो या एक कमरा बना दो, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा वहाँ पे इधर उधर होता नहीं है। तो वहाँ पे आपकी ऑडिट बहुत छोटा होगा, हो सकता है वो 1 डे या 2 डे का हो, आप अकेले कर रहे हो या कोई एक आपके साथी हों। लेकिन कई जगह जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे हो सकता है एक पूरी टीम हो आपके साथ। सो ऑडिट डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑडिट में आप हैं, ठीक। तो ये मतलब डिफ़ाइन करना बिल्कुल कि आप कितने दिन ऑडिट करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके हायर अथॉरिटीज़ पे कि आपको कितने दिन ऑडिट पे रखती हैं। प्लस इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा बिल सेक्शन, तो उसमें अगर आप पोस्टेड हैं तो आप ऑडिट पे नहीं जाएंगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में पोस्टेड हैं, जो ज्वाइनिंग कराती है, कोई रिटायर हो गया तो उनको रिलीव करती है, या कोई रेजिग्नेशन दे दे, या कहीं किसी का कुछ ट्रांसफ़र या ये वो तमाम चीज़ें हों, तो वहाँ पे पोस्टिंग होगी तो फिर आप ऑडिट पे नहीं जाएंगे। इसी तरह ढेर सारे और भी विंग्स हैं जहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आप ऑडिट पे नहीं जाते हैं। बट यू डोंट नो कि व्हेन यू विल बी सेंट ऑन ऑडिट, मतलब वहाँ से अगले दिन ही हो सकता है आपका ट्रांसफ़र लेटर आज शाम को आ जाए कि जी अब आपको कल से ऑडिट पे जाना है, आप परसों से या नरसों से आपको ऑडिट पे जाना है, सो दिस इज़ आपका नाम उसमें है, तो फिर आपको ऑडिट पे जाना पड़ेगा। और लोग उसको बहुत इन्जॉय भी करते हैं, ठीक है सर। एक क्वेश्चन मेरा है कि मान लीजिए कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो एएसओ के लिए भी एलिजिबल होगा, उसका मार्क्स है अच्छा है, एएसओ भी बन सकता है या फिर कोई भी अदर पोस्ट, और डबल ओ भी उसको पोस्ट मिल सकता है, वो कन्फ्यूज़न में है कि मुझे कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, तो आपको क्या सजेशन होगा उसके लिए कि कौन सा उसका पोस्ट चूज़ करना चाहिए? अब डिपेंड करता है कि बच्चा है कहाँ का। मान लीजिए महाराष्ट्र का है, तो अब दिल्ली के आके वो स्टक होगा, क्या करेगा, है ना। तो डबल ए उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि या तो उसको महाराष्ट्र मिल जाए या तो महाराष्ट्र के नेबरिंग स्टेट में भी मिल गया, सो ही विल बी हैप्पी, ठीक, एक चीज़। दूसरा, अगर हम देखें बच्चा मान लीजिए वेस्ट बंगाल का है, दिल्ली कभी आया नहीं, दिल्ली अपने आप में रश है, आप देखते हो मेट्रो से उतरते हो रात के 9 बजे भी उतरो तो ऐसे भाग रहे होते हैं लोग कि जैसे उनको बस जॉब पे ही जा रहे हैं, ठीक है, या पीछे कोई पड़ा हुआ है उनको मारने के लिए। अब वो बेचारा आ रहा है एक ऐसे शहर से जहाँ एकदम शांत ज़िंदगी है, तो परेशान होगा, तो ऑब्वियसली वो डबल के लिए जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस स्टेट को देना चाहिए उनको ना, अपना प्रेफरेंस ऑब्वियसली होम स्टेट को देना चाहिए, क्योंकि होम स्टेट आपको एक बहुत पीस दे देता है। मतलब आप अगर वहाँ पे लंबे टाइम से हैं, आपका घर वगैरह है, तो बहुत आपको प्रेफरेंस दे, मतलब बहुत आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो ठीक है सर, तो एक सर आप लास्ट सजेशन दे दीजिए उन बच्चों के लिए जो कि एसएससी सिजिल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डबल ओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका क्या सजेशन होगा? बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे गांव से तैयारी करते हैं घर पे ही रख के, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपका सजेशन क्या होगा उनके लिए कि कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? देखिए तैयारी, देखिए एक चीज़ है कि एक लंबी जर्नी आप मान के चलिए। बच्चा डिमोटिवेट क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि जब वो एसएससी की तैयारी करने आता है, यूपीएससी के लिए जब जाता है,
तो सोचता है 1 साल 2 साल 3 साल में तैयारी करेंगे। एसएससी में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे आते हैं जो सोचते हैं 3 महीने में एग्ज़ाम निकल जाएगा और उसके बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी और अगले मैं 30-40 साल तक मज़े से मतलब एकदम सरकारी नौकरी और फिर प्रमोशंस और फिर और भी तमाम चीज़ें सोच लेता है। तो आपके साथ एक समस्या ये है कि आप भारत जैसी बहुत सघन आबादी वाले देश में हैं, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा कोई शॉर्टकट है तो भी शॉर्टकट बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो बहुत मतलब आपको ये मान के चलना है कि एक लंबी जर्नी है ये। अगर मैं कहूँ बहुत जल्दी सब कुछ होगा तो नोटिफिकेशन से रिज़ल्ट आने तक, ठीक है, 2 से 2.5 साल मिनिमम लग जाता है। यस सर। तो आपकी तैयारी को भी अगर हम ले लें तो 3-3.5 साल की ये जर्नी है। 3 साल की जर्नी आप अगर मान के आएंगे तब ठीक रहेगा, क्योंकि वो 4 साल भी अगर गलती से हो गई तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच के आएंगे 3 महीना 6 महीना इवन 1 साल, तो आप डिमोटिवेट होंगे, आप परेशान होंगे। तो मान के आइए कि एक लंबी जर्नी है, लेकिन जो रिज़ल्ट होगा वो आपका बहुत बढ़िया होगा। आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, आपकी पूरी लाइफ सेटल्ड होगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए तैयार होकर आइए और असफलताएं मिल सकती हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए। कितने भी आप अच्छे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट रहे, वो यहाँ मैटर नहीं करेगा। यहाँ मैटर करेगी कंसिस्टेंसी और हिम्मत के साथ तैयारी करना है, बिना डिस्ट्रैक्शन के। डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखनी है लाइफ में। तो बस यही मेरा सजेशन है। 2, एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरा डिस्ट्रैक्शन ना हो, तीसरा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि 15 घंटे 14 घंटे, आप आराम से 8, 9, 10 घंटे मेंटेन करिए। डेफिनेटली आप क्लियर कर जाएंगे, गो थ्रू हो जाएंगे इस जर्नी से। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए। मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों को गाइडेंस दे सकूँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आप भी इसमें जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए और लोगों को बच्चों को गाइड किए। थैंक यू सो मच। और साथ में सर का भी एक चैनल है, आप वहाँ पे भी सर गाइड करते रहते हैं। AA के लिए खास के लिए फुल स्कोर चैनल है यूट्यूब, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। मैं भी जब अपना प्रिपरेशन कर रहा था सर का चैनल को देखता था, चेकआउट करता था, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन भी बहुत मिलती थी, ठीक है। तो आप वो चैनल देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।